सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि पीरियोडिक टेबल। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चाहते हो आईसीएसई 10th बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना और अपने केमिस्ट्री को पूरा कम से कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए यू कैन परचेज आवर ई बुक बंडल विच विल कॉस्ट यू जस्ट ₹99, जहाँ पे तुम्हें 3 ई बुक्स मिलते हैं। सबसे पहला हो गया तुम्हारे स्मार्ट नोट्स ई बुक, जहाँ पूरे सब्जेक्ट को हमने 50 to 60 पेजेस में कंप्लीट किया है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद देयर आंसर मिलते हैं, जो तुम्हारे आईसीएसई 2025 बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। एंड देन माइंड मैप्स का ई बुक, जिसमें विजुअल लर्निंग के लिए और किसी भी चैप्टर को कम से कम टाइम में तुम्हें रिवाइज करना है, एग्जाम के दिन रिवाइज करना है, तो उसके लिए यू कैन गेट दिस बंडल विच विल कॉस्ट यू जस्ट ₹99। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैप्टर के बहुत सारे मटेरियल्स, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और 1 पेज नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो पीरियोडिक टेबल होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो टोटल इस अभी तक अर्थ पे ना डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है टोटल 118। और लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूँ कि तुम्हें 118 एलिमेंट्स को भाई याद करना है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो हमने क्या किया, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल्स बने थे, जो इसमें ट्राइड्स के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे साइंटिस्ट ने बनाया था, बट वो फेल हो गए थे। सो आज के डेट में हम जो फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो वर्क करता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो एलिमेंट्स हमने एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दी। जिन एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे, हमने उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया और उसे एक टेबल के फॉर्मेट में हमने बना दिया। सो उसे ही पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल में ये जो तुम्हें वर्टिकल कॉलम्स दिखते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। और फिर ये जो हॉरिजॉन्टल रोज रहता है ना पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, सो ये अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, जो कि बताया वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और पीरियड्स जो कि होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे टोटल जैसा बताया 118 एलिमेंट्स है। ये जो तुम्हें वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, इन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप्स है, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप है। और यहाँ पे टोटल 7 पीरियड्स रहते हैं। ये जो इस तरीके से देखो, ये जो तुम्हें रोज दिख रहे हैं, ये जो रोज हुए ना, इन रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हो गए अपने। ठीक है, सो ग्रुप्स देखो, ग्रुप 1 सब टोटल मैंने बताया 18 ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे। और ये वर्टिकल कॉलम जो रहते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप 1 देखो अपना कौन सा रहता है, ग्रुप 1 रहता है अपना एल्कली मेटल। एल्कली मेटल बेसिकली क्या हो गया, वो मेटल्स जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो वो एल्कली मेटल्स अपने हो गए। देन ग्रुप 2 में आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर ग्रुप 3 से 12 में आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको बस नॉलेज पर्पज से, रेफरेंस पर्पज से पढ़ना है। इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके बोर्ड्स में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। देन ग्रुप 13 अपना होता है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली क्यों बोलते हैं भाई, तो देखो जैसे ग्रुप 13 देखो, पहला एलिमेंट इसका कौन सा है, बोरोन है। ग्रुप 14 का कार्बन है। देन इसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो इन्हें हम इसके ही नेम से, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इधर, इसके ही नेम पे हम इन्हें ग्रुप का नाम होता है। ये जैसे बोरोन फैमिली हो गया, ये ग्रुप 14 हो गया तुम्हारा कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली, देन ऑक्सीजन फैमिली, देन फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, ये जैसे बताया, ये तुम्हारा हो गया, याद कर लो, ये बोरोन फैमिली हो गया। फिर हो गया अपना कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर फिर ऑक्सीजन फैमिली। यहाँ पे ग्रुप 16 तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और ग्रुप 17 जो होता है, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया,
ग्रुप 17 बेसिकली देखो क्या होता है, ये होते हैं अपने हैलोजेंस के। हैलोजेंस क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्मर्स जो भी रहता है ना, उन्हें हम हैलोजेंस बोलते हैं। सॉल्ट फॉर्मर्स जो भी एलिमेंट हो गए, जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हो गए, सॉल्ट फॉर्मर्स। तो हमने इन्हें एक ग्रुप में रख दिया जिसे बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है, देन ग्रुप 18 अपना हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 18 हो गए इनर्ट गैसेस के। इनर्ट गैसेस क्यों, क्योंकि देखो इनके तुम देखोगे ना, इनके सारे आउटर मोस्ट जो शेल रहते हैं ना, वो फिल्ड रहते हैं पूरे। जैसे हीलियम को देख लो, 2 फिल रहेगा। फिर नियॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 और 8, ये भी फिल है इसके लास्ट ऑर्बिट। देन 18, 2, 8, 8। सो ये सारे रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। देन बताया मैंने टोटल 7 पीरियड्स है। नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइन इट्स पीरियड्स। अब देखो एक और चीज़ है पीरियोडिक टेबल की, एक और ख़ास बात है, तुम किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप पता कर सकते हो किस तरीके से। देखो पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेल्स एंड द ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे सोडियम ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शायद आपको पता होगा, जैसे शेल्स होते हैं ना, के शेल, एल शेल, एम शेल। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 रह सकते हैं। देन सेकंड में 8, देन 8, इस टाइप से रहता है, मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, फर्स्ट में सिर्फ 2 रह सकते हैं। सो यहाँ सोडियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो गया। ठीक है, अब देखो किसी भी एलिमेंट का ग्रुप या पीरियड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं देखो, जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स इसके कितने बनेंगे Na के अगर तुम इस तरीके से देखो, सो पहले में 2 रहेंगे, दूसरे शेल में फिर तुम्हारे 8 रहेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट शेल में 1 रहेगा यहाँ पे। तो देखो अब इसका ग्रुप और पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेल्स तुम्हारे हो गए, 3 शेल हो गए, तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना, वो पीरियड नंबर होता है उसका। सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने, 3, तो इसका पीरियड रहेगा 3। और देन फिर इसका ग्रुप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो लास्ट इसका जो वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, जो लास्ट शेल होता है ना, उसे वैलेंस शेल होता है। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल जितने रहेंगे वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, और वैलेंस और पीरियड 3। तो ठीक है, ये पीरियड 3 होगा, ग्रुप 1। आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, समझ आ जाएगा। सो देखो मैग्नीशियम का जैसे देखते हैं। मैग्नीशियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। इसमें भी फिर 3 शेल होंगे टोटल, और लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 2 हैं। तो इसका हो गया पीरियड हो गया इसका 3, और ग्रुप हो गया 2। ठीक है, पीरियड 3, ग्रुप 2। आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब देखो पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने क्या किया कि एलिमेंट्स को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक ग्रुप कर दिया है। सो पीरियोडिसिटी बेसिकली वही होता है, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल्स और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एंड फेनोमेनन इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब देखो शेल्स या ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होगा, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। देखो electrons revolve around the nucleus in certain definite circular paths called orbits और shells। जैसे मैंने Na का बताया था, यहाँ पे ये थे ना इसके 3, ये जो ऐसे सर्कल टाइप है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट्स बोलते हैं। ऑर्बिट्स बोल लो, शेल्स बोल लो, एक ही बात हुई। अब फिर तुम्हें हर एक जो ये प्रॉपर्टीज़ है ना, यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। ट्रेंड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इन्हें अच्छे से करना। जैसे जितने प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे अब ट्रेंड्स मिलेंगे, डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है,
सो शेल्स क्या होता है, डाउन अ ग्रुप इंक्रीज होता है और अक्रॉस अ पीरियड सेम रहता है। अब इसको हम समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या। देखो नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स हमने बात किया। अब देखो ग्रुप का जब भी बात होगा ना और पीरियड का जब भी बात होता है, ग्रुप का बात होता है टॉप टू बॉटम। ये चीज़ याद रखना, टॉप टू बॉटम हमेशा हम बात करेंगे। और वही पीरियड का बात होता है तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से हम राइट की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स की हम बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ शेल्स देखो, नंबर ऑफ शेल्स ये जैसे Na के थे। सो जैसे जैसे आप ग्रुप में एक मिनट, सो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि देखो और पीरियड में वो सेम रहता है। यहाँ पे जैसे ग्रुप पीरियड 3 की हम बात करें तो पीरियड 3 में नंबर ऑफ सेल्स सबके तो सेम रहेंगे, 3 ही रहेंगे, क्योंकि हमने बात किया कि हमने किसी भी एलिमेंट का कैसे हम फाइंड कर रहे थे, पीरियड कौन सा है उसके नंबर ऑफ शेल्स है। सो तीन पीरियड 3 में सबके नंबर ऑफ शेल्स 3 ही रहेंगे, पीरियड 2 में सबके नंबर ऑफ शेल्स 2 ही रहेंगे। सो सो पीरियड में आप नंबर ऑफ शेल्स तुम्हारे सेम रहते हैं, ठीक है। और वही अगर हम ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ना, देखो Na सोडियम हो गया 11, तो इसके कितने थे टोटल, थे 281 थे, 3 थे। फिर इधर 4 हो गए, 4 शेल्स हो गए, 5 शेल्स हो गए, 6 शेल्स हो गए, 7 शेल्स हो गए। तो ये नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखो वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। वैलेंसी आपको पता होगा, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो जैसे देखो Na हो गया, Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था 281। सो 1 हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया ना, आउटरमोस्ट शेल में अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, 1 एक रहता है, 2 रहता है या 3 रहता है, तो ये उसे डोनेट कर देते हैं और इन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वही अगर 4 से ज़्यादा होता है तो वो एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सो बेसिकली इसी को वैलेंसी बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। सो वैलेंसी अगर ग्रुप में नीचे जाते जाओगे तो सेम रहता है, ठीक है। और वही पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम फिर जाएंगे तो पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। ये चीज समझते हैं कैसे, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना मेटल्स रहते हैं, और जैसे जैसे तुम इधर राइट की तरफ बढ़ते जाओगे ना तो नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते जाओगे, ये चीज याद रखना। सो देखो वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, 2 and 1। सो इसका वैलेंसी कितना हुआ, 1 हुआ। फिर बेरिलियम हो गया 2 and 2, इसका 2 हुआ। तो वैलेंसी देखो इधर पहले बढ़ते जा रहा है, हम पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो पहले बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे बोरोन के पास आ जाओ, 2 and 3, ठीक है। तो 2 and 3 हो गया, इसका वैलेंसी 3 हो गया। फिर कार्बन का 2 and 4, अब 4 हो जाता है, देन 2 and फिर नाइट्रोजन का 2 and 5। तो अब ये 3 लेने, तो अब ये 3 लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे तुम देखोगे यहाँ पे जो वैलेंसी है वो डिक्रीज होते जाती है। तो पहले वैलेंसी इंक्रीज होगी देन डिक्रीज होगी इन केस ऑफ पीरियड्स, ठीक है। इन केस ऑफ पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। और डाउन द ग्रुप में जो वैलेंसी रहती है वो सेम रहती है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे हम बात करेंगे, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, हर एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे। सो इस चीज़ को अच्छे से करना है आप पे, ठीक है। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेसिकली होते गए हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहता है उनसे ये रिलेटेड रहते हैं प्रॉपर्टीज, एंड शो अ रेगुलर ग्रेडिएशन अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसा हमने बात किया तो ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बोल लो या इसे एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एटॉमिक साइज होता क्या है,
अब जैसे कोई भी एलिमेंट है और फिर उसके ये ऑर्बिट्स हो गए, सो जो लास्ट शेल रहता है ना और उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहता है, बेसिकली सर्कल का भी क्या रहता है, कोई भी सर्कल है सो उसका सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम रेडियस बोलते हैं, सिंपल सी बात है। सो वैसे ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियस अब देखो दो चीज पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस, फ्रेश पेज में स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस हो गया ना अपना, डिपेंड्स ऑन टू, सबसे पहला होता है नंबर ऑफ शेल्स। अब किसी भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ शेल्स जितने बढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस उतना ही बढ़ेगा। जैसे पीरियड 3 में 3 शेल्स थे, देन पीरियड 4 में 4 शेल्स थे, तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहा है तो उसका एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ेगा, उसके न्यूक्लियस से उसके जो लास्ट ऑर्बिट रहती है उससे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। सो नंबर ऑफ शेल्स। देन होता है एक रहता है न्यूक्लियर चार्ज, ये तुम्हें अच्छे से याद रखना न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। सो बेसिकली ये न्यूक्लियस हो गया ना और फिर ये ऑर्बिट्स हो गए। सो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रहते हैं। सो न्यूक्लियस क्या करता है ना, अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। सो इसे ही हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। सो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है ना, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा एटॉमिक रेडियस कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचेगा तो साइज तो छोटा हो जाएगा। सो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब एटॉमिक रेडियस जो हो गया, अब ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो वो इंक्रीज होते जाता है और वही पीरियड में डिक्रीज होता है। तो ये चीज देखो समझते हैं। अपना ये जो एटॉमिक रेडियस हो गया, तुम अब ग्रुप में वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ग्रुप में ये नंबर ऑफ शेल्स क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं हमारे, तुम पहले यहाँ वाले पे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ शेल्स कितने, एक बनेंगे, लिथियम के 2 बनेंगे, देन इधर सोडियम के भी 2 बनेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, सोडियम के यहाँ पे तुम्हारे 3 बनेंगे शेल्स। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं ग्रुप में, नीचे जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। सो उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अब वही पीरियड के केस में क्या होता है, पीरियड के केस में डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि पीरियड के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं हमारे। देखो अब यहाँ पे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट हम जब जा रहे हैं, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 3 था बेरिलियम का, फिर 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो खींचने की वजह से हमने क्या बताया, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज के वजह से, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक का रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होते जा रहा है। सो यही दोनों प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रॉपर्टीज में ये काम आएंगे। ठीक है, देन अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है मेटालिक कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स रहते हैं और राइट हैंड साइड में तुम्हारे नॉन मेटल्स रहते हैं। जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो रहता है वो डिक्रीज होते जाता है। इसको समझते हैं। देखो मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली होता क्या है, मेटल्स होते क्या है, जिनका टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इलेक्ट्रॉन्स जो देते हैं उन्हें हम मेटल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हो गया, जिनके लास्ट वैलेंस शेल में 1 रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, इस तरीके से वो मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। तो डोनेट करते हैं, एक पॉजिटिव साइन उन पे आ जाता है और वो मेटल्स होते हैं।
सो ग्रुप में डाउन द ग्रुप ये चीज़ मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है और पीरियड में डिक्रीज होते जाता है। लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो वहाँ पे वो डिक्रीज होते जाता है। वही ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। क्योंकि देखो मेटालिक कैरेक्टर भी ना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला हो गया तुम्हारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा रहेगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स देखो दूर एटॉमिक साइज ज़्यादा कब होता है, जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं तो आसानी रहेगा, कोई ज़्यादा उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है तो आसानी रहता है उन्हें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। वही चीज़ न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहता है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही कम रहता है मेटालिक कैरेक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। सो इसलिए मैंने बोला था ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक साइज जो हो गया, देन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच रहा है, तो लेकिन यहाँ तो हमें डोनेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट नहीं कर पाएगा अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। सो वो चीज़ जो देन फिर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है। इसलिए डाउन द ग्रुप तुम देखोगे कि डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, वही पीरियड में लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद कर लिए आपने, मेटालिक कैरेक्टर आप समझ गए। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका जस्ट अपोजिट हो गया। वहाँ पे ग्रुप में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे पीरियड में डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो एक चीज़ बस याद रखो, तो कुछ कुछ यार शॉर्टकट्स ट्रिक्स अपनाया करो। एक चीज़ याद हो गया कि मेटालिक कैरेक्टर में जहाँ पे ग्रुप में इंक्रीज हो रहा था वही नॉन मेटालिक में डिक्रीज होगा, और मेटालिक में पीरियड में जहाँ पे डिक्रीज हो रहा था वहीं यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देन बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी क्या रहता है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट है वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है, उसे ही हम केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं। ये ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और वही पीरियड में पहले डिक्रीज होती है देन इंक्रीज होती है, ठीक है। ये जैसे पीरियड में देखो लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो इधर जो मेटल्स थे, मेटल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स रिएक्टिव रहते हैं, जैसे जैसे हम इधर राइट की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव इस साइड जो होते हैं ना, राइट साइड में, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। सो फिर धीरे धीरे देन इंक्रीज होते हैं इसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि हम रिएक्टिव नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वही हो गया, पीरियड में पहले डिक्रीज होता है केमिकल रिएक्टिविटी, देन इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम बॉइलिंग पॉइंट्स देख सकते हो मेटल्स का किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का इंक्रीज होता है जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, किसी भी न्यूट्रल गैस को हमें पॉजिटिव बनाना होता है। हम पॉजिटिव बना देते हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ठीक है। तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हम किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी जैसे न्यूट्रल गैस था उसे हमने पॉजिटिव कर दिया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अब ये चीज़ देखो, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला एटॉमिक साइज, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज रहता है लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा मैंने बताया जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रॉन उसके जितने दूर होंगे आउटरमोस्ट शेल वाले जिसे वो डोनेट करना होता है, तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ज़्यादा एटॉमिक साइज के वजह से। सो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन हम उसे डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में वही तो करना है, इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है ताकि न्यूट्रल गैस वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। वही न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। जितना ज़्यादा तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज रहता है ना,
न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इसी तरह ज़्यादा अट्रैक्शन बन जाता है। सो ग्रुप में तुम आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखोगे, जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे वो डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज हमने क्या बताया था कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, वही पीरियड में लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होते जा रहा है। सो ये चीज़ हमने देखा था। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया तुम्हारा। अब देखो एक और टर्म रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या रहता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का उल्टा समझ लो। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक न्यूट्रल गैस को हम पॉजिटिव बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड ऑन कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन जब ऐड ऑन कर रहे हैं तो उसे नेगेटिव वो बन जा रहा है। सो बेसिकली किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैस को हम नेगेटिव आयन यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये भी अगेन तुम्हारे वही दोनों चीज़ एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। देखो जितना स्मॉलर यहाँ पे एटॉमिक साइज रहेगा, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा क्यों हुआ, देखो जितना कम एटॉमिक साइज रहा, जितना छोटा हुआ, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना और मुश्किल होगा। तो जो आउटर मोस्ट, मैंने बताया था ना कि एटॉमिक साइज देखो छोटा जैसे जैसे हो रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल से उसका डिस्टेंस कम होते जा रहा है। सो अब यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट करेगा और बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, और वही न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। न्यूक्लियर चार्ज जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वो बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, डोनेट नहीं करना है। सो ग्रुप में जैसे जैसे तुम टॉप टू बॉटम जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारा डिक्रीज होते जाता है, वही पीरियड में इंक्रीज होते जाता है, क्योंकि जैसा बताया एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज होता है एंड पीरियड में डिक्रीज होता है। सो इन दोनों पे ही डिपेंडेंट है हर एक प्रॉपर्टी। आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, एक बार आप दोनों पे ध्यान दो कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे वो डिपेंडेंट है, आराम से आप समझ जाओगे। आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब एक लास्ट टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो जैसे हाइड्रोजन का, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हाइड्रोजन हो गया अपने एक एटम के साथ, फिर एक और हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा ना, ये स्टेबल होने के लिए अपना फर्स्ट शेल को डुप्लेट करने के लिए ये शेयर करता है एक और हाइड्रोजन के एटम से। यहाँ पे ये शेयर किया, इसे हम शेड पेयर बोलते हैं। आप आगे वाले चैप्टर्स में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में इसे और अच्छे से समझोगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये शेयर कर रहा है और दोनों हाइड्रोजन ना एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की तरफ यहाँ पे खींच रहे हैं। सो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अगेन एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होता है। और उसी तरह न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। और तो इसी तरीके से जैसे देखोगे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा डिक्रीज होते जाएगा, वही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये जितने कॉन्सेप्ट्स ना एक बार आपको को रिलेट करना पड़ेगा, कैसे ये एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज से कैसे ये रिलेट करें, तो अच्छे से आप एक बार समझ जाओगे। क्योंकि अगर याद करने की कोशिश करोगे, बहुत लोग क्या करते हैं याद कर लेते हैं कि भाई पीरियड में ये डिक्रीज हो रहा है, ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, सो ये सारे प्रॉपर्टीज से एक बार अगेन रिकैप कर लेते हैं। एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था जब हम पीरियड से लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। क्योंकि देखो
पीरियड से लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम जा रहे थे हम। सो इंक्रीज हो रहा था, इसमें एक शेल था, पीरियड 2 में फिर 2 शेल था, यहाँ पे 3 शेल थे, 4 शेल थे। सो नीचे जैसे जैसे ग्रुप में हम जा रहे थे, हमारा जो एटॉमिक साइज था वो इंक्रीज होते जा रहा था। वही पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जा रहे थे तो डिक्रीज होते जा रहा था। ठीक है, वैसे ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वही हो गए जो लास्ट वाले शेल में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डाउन द ग्रुप में रिमेन सेम क्यों? सब में देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 2 1 रहेगा, फिर सोडियम का 2 8 1 रहेगा। तो सब में लास्ट में ग्रुप 1 है तो सब में लास्ट में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। जैसा मैंने बताया था कि ग्रुप कैसे आप डिसाइड करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वो उसी ग्रुप का होता है। सो यहाँ पे रिमेन सेम रहेगा। देन मेटालिक कैरेक्टर, जैसा मैंने बताया था इधर मेटल्स होते हैं, फिर जैसे जैसे जाते जाओगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। सो मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे पीरियड में लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो रहा था, वही डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ठीक उसका अपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इंक्रीज हो रहा था, फिर ग्रुप में डिक्रीज हो रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, हर एक बार आप सबके नोट्स एक बार देख लेना कैसे एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करते हैं, तो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, देन आयोनाइजेशन एनर्जी और ये सारे प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्टिविटी वाले प्रॉपर्टीज़ हो गए, एक बार रीड कर लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सो यही था पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। कम से कम टाइम में मैंने कोशिश किया है पूरे डिटेल देने को। एंड हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री रिसोर्सेज आपके आईसीसी 10th बोर्ड्स के लिए मिल जाएंगे। और चाहो तो ई बुक बंडल ले सकते हो केमिस्ट्री का, यार बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।